नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले 2 क्लासों में कारक प्रकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में मैं आपको आगे कारक प्रकरण प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो कारक प्रकरण में देखिए बेटा, कल हमने पढ़ा कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में हमने जाना कि कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है अपनी क्रिया को संपादित करने के लिए। उसके बाद में हमने कर्ता कारक में ही पढ़ा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा प्रथमा। उसके बाद में हमने कर्ता कारक में ही पढ़ा संबोधने च, संबोधन में भी वहां कौन सी विभक्ति बताई, प्रथमा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कर्म कारक। कौन सा कारक शुरू करने जा रहे हैं, कर्म कारक। और कर्म कारक के लिए हम विभक्ति पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी बेटा, द्वितीय। तो मैं शुरू करूं कर्म कारक, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं। तो कर्म के लिए हम कह सकते हैं कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। इसके लिए पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया सूत्र है कर्तु रिप्सिति तमम कर्म। कर्तु रिप्सिति तमम कर्म ये कहता है कर्तु क्रियया आप तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्, या कर्म संज्ञा है शु। तो इसका अर्थ देखिए बेटा, कर्तु क्रियया आप तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। अर्थ हो जाएगा कर्ता अपनी क्रिया यानी क्रिया के द्वारा आप तुम यानी जिसको भी इष्टतम यानी सर्वाधिक चाहेगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। उसकी कर्म संज्ञा होती है। साथ साथ आप लिख भी सकते हैं कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा उसकी कर्म संज्ञा होती है। सूत्र ने कही बात कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। तो यहां मैं एक बार सूत्र का भी पदच्छेद करूं, आपको सूत्र के माध्यम से भी समझाऊं। तो देखिए आप यहां कर्तुहु, यहां रुतो विसर्ग संधि है, विसर्ग हो गया। उसके बाद में यहां से क्या निकलेगा, इप्सित। और उसके बाद में सूत्र में ये यहां से क्या निकला, तमम। और सूत्र में ही आगे लिखा हुआ है कर्म। देखिए बेटा, आपने यहाँ जो आपने परिभाषा लिखी है, सूत्र की वृत्ति लिखी है, ये संपूर्ण बातें यहाँ सूत्र में ही समाहित की है ग्रंथकार ने। तो एक बार हम सूत्र को ही समझने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र में लिखा क्रतुः इप्सिति तमम कर्म। तो कर्तु यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, यानी कर्ता के द्वारा, इप्सिति यानी सर्वाधिक चाहा गया, तमम यानी उसकी या उसको, उसकी या उसको क्या कहेंगे, कर्म। यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। मैं मानता हूं आपको समझ में आया होगा कर्म किसे कहते हैं। यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा उसकी कर्म संज्ञा होती है। उसके बाद में दूसरा सूत्र हम यही पढ़ेंगे, कर्मणि
द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया कहता है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, इसका अर्थ हो जाएगा अनुक्ति कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। देखिए पहले सूत्र में हमने देखा कि कर्म में, यानी अभी जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं कर्मणि द्वितीया, ये कर्मणि द्वितीया कह रहे हैं कि कौन से कर्म में केवल आपको अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति करनी है, द्वितीया। अब इसका मतलब हमें यहाँ इस पद से ये पता चलता है कि कर्म का शायद कोई अन्य भेद भी है, तो यहाँ बताएंगे। पहले सूत्र में हमने कहा केवल कि कर्म, कर्म किसे कहा वहां कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहेगा वो क्या कहलाएगा, कर्म। लेकिन दूसरे सूत्र ने ये कहा कि केवल आपको अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति करनी है। इसका मतलब हमें यहाँ ये पता चलता है कि कर्म कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। सबसे पहले हम कर्म को विस्तार से जानेंगे। कर्म में 2 प्रकार का होता है। कर्म कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। पहला तो कौन सा कर्म, अनुक्ति कर्म, और दूसरा कर्म होगा अपना उक्ति कर्म। देखिए सूत्र में यह कहा, अभी कर्मणि द्वितीय ने यह कहा कि अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इस कर्म में तो कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया, और इस कर्म में विभक्ति होगी आपकी प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी बेटा, प्रथमा विभक्ति। देखिए सूत्र के ऊपर हम जाएं तो उसने कहा था अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति होगी, और सूत्र के अनुसार हमने क्रम को 2 भागों में बांटा, क्रम उक्त क्रम और अनुक्त क्रम। उक्त क्रम में कौन सी विभक्ति हुई, प्रथमा, अनुक्त क्रम में द्वितीय। इसी बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे राम है पुस्तकम पठति, राम है पुस्तकम पठति, तो यहां ये जो राम का पुस्तक है पढ़ने का, तो ये पुस्तक क्या है, उसका कर्म है। राम जो है अपनी क्रिया को संपादित कर रहा है, किसके माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से। ये पुस्तक उसका क्या है, कर्म है, और इस कर्म में यह कौन सी विभक्ति हो रही है, द्वितीय। तो ये कौन सा कर्म हुआ, अनुक्त कर्म। ये भी हम कह सकते हैं कि उक्त कर्म को जब हम वाच्य के अनुसार देखें तो हमारे सिलेबस में वाच्य चलते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उनके अनुसार इनको समझाता हूं मैं एक बार, आपको वाच्य के अनुसार समझ में आएगा। देखना, हम बात करें कर्तृवाच्य की, कौन से वाच्य की, कर्तृवाच्य की। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, और वहां जो कर्म होगा उस कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। और कर्तृवाच्य में जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। अर्थात कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। तो हम कर्तृवाच्य के अनुसार इस अनुक्त कर्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो कर्तृवाच्य का जो कर्म होगा उसी कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और वही कर्म अनुक्त कर्म कहलाता है। जैसे मोहन है पाठम में पठति, मोहन है पाठम में पठति, ये कौन से वाच्य में वाक्य बना, कर्तृवाच्य में। और जब मैं इसी वाक्य को कौन से वाच्य में चेंज करूं, कर्मवाच्य में। कौन से वाच्य में चेंज करेंगे इसको, कर्मवाच्य में। तो यही वाक्य बन जाएगा मोहनेन पाठ है पठयते, मोहनेन पाठ है पठयते। देखिए बेटा, यहां हमने कर्म की बात की है, उक्त और अनुक्त। तो यहां जो कर्मवाच्य है उस कर्मवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है, और जहां कर्म की प्रधानता होगी वहां क्रिया भी कर्म के अनुसार आएगी। अब यहाँ देखिए कर्म की प्रधानता है, तो कर्म की जहां प्रधानता है वहां कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा, और यही कर्म आपका कौन सा कर्म कहलाएगा,
उक्त क्रम, ये सारी चीजें हम वहां विस्तार से वाच्य परिवर्तन में भी जानेंगे। एक बार के लिए हमने इसको समझा कि क्रम दो प्रकार का होता है, उक्त क्रम और अनुक्त क्रम। ये भी हम कह सकते हैं कि क्रमवाच्य का जो क्रम होगा वो तो कौन सा होगा, उक्त क्रम, और कर्तृवाच्य का जो क्रम होगा वह अनुक्त क्रम होगा। समझ में आ रहा होगा? आप भी इस पेज का यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी जो PDF है वो भी मैं आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा रहा हूं, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में देखिए हमने सूत्र पढ़ा था कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा उसकी क्रम संज्ञा होगी। उसके बाद में हमने पढ़ा कर्मणि द्वितीया, यानी अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। तो एक बार इसके उदाहरण भी देखते हैं हम। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहेगा, इस सूत्र के उदाहरणों के अनुसार हम आए तो जैसे मोहन है हरिम भजती, मोहन हरि को भजती यानी बचता है, तो हरि जो है अपनी भजने की क्रिया कर रहा है, उसके अंदर वो किसको सर्वाधिक चाह रहा है, हरि को। तो जिसको भी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सर्वाधिक चाहेगा, तो यहाँ हरि को वो सर्वाधिक चाह रहा है, तो हरि में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति। जैसे दूसरा उदाहरण में दूं, राम है पत्र में लिखती, राम है पत्र में लिखती, राम किसको लिखता है, पत्र को लिखता है, तो राम किसको सर्वाधिक चाह रहा है यहाँ, पत्र को। तो पत्र में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद में अन्य उदाहरण देखें, बालक है ग्राम में गच्छति, बालक ही गांव को जाता है, तो बालक अपनी जो जाने की क्रिया कर रहा था उसके अंदर वो सर्वाधिक किसको चाह रहा था, गांव को। तो गांव में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय, क्योंकि यहाँ कर्म संज्ञा हो गई कर्तुरीप्सितमं कर्म के द्वारा, और उसके बाद में कर्मणि द्वितीय के द्वारा यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय का। सीता मोदकम खादती, सीता मोदकम लड्डू को क्या करती है, खाती है, तो यहाँ सीता किसको सर्वाधिक चाह रही है, लड्डू को सर्वाधिक चाह रही है। तो कर्ता अपनी क्रिया को सिद्ध करने के लिए जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, और जहां कर्म संज्ञा होगी वहां द्वितीय विभक्ति होगी। क्लियर है? उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे उपपद विभक्ति। कौन सी विभक्ति, द्वितीय उपपद विभक्ति। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उपपद विभक्ति के लिए मैं आपको कहूं कि उपपद विभक्ति क्या होती है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उपपद विभक्ति क्या होती है। उपपद, उपपद का अर्थ होगा किसी विशेष पद को आधार मानकर की जाने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। यानी जहां पर हम किसी भी पद को आधार मान करके विभक्ति का प्रयोग करेंगे वो विभक्ति कौन सी कहलाएगी, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, इसके लिए आप लिखें किसी विशेष पद को आधार मानकर की जाने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। यानी जहां पर हम किसी विशेष पद को आधार मान करके विभक्ति का प्रयोग करेंगे वो विभक्ति कौन सी कहलाएगी, उपपद विभक्ति। मैं द्वितीय उपपद विभक्ति के अंदर ही अगला नियम ले रहा हूं अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जहां से हर बार
लगभग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्रों को हम देखें तो एक उदाहरण यहाँ से पूछा जाता है, चाहे अनुवाद प्रकरण हो, चाहे कारक प्रकरण हो, चाहे अशुद्धि का टॉपिक हो, तीनों टॉपिकों में कहीं ना कहीं एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है अपना अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि। यानी योगे अपि यानी इनके योग में भी कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं हम? द्वितीय विभक्ति। तो इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अभी हमने कहा था उपपद, और उपपद में कहा किसी विशेष पद को। तो ये सारे क्या है? पद हैं। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जब आपको संस्कृत के किसी भी वाक्य में किसका योग दिखाई दे? अभितः, अभितः यानी होता है दोनों और, साथ साथ आप लिखते जाएं, अभितः यानी दोनों और। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, परितः यानी चारों ओर। समया, समया का अर्थ होगा समीप या निकट भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में निक्सा, निक्सा का अर्थ भी समीप अर्थ में प्रयोग किया जाता है, निकट भी कह सकते हैं इसको, निक्सा। उसके बाद में हा, हाय, सोकार्थक। उसके बाद में है अपना प्रति, प्रति यानी होता है कि और कह सकते हैं या और भी कह सकते हैं। योगे अपि यानी इनके योग में भी, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए एक बार हम पुनः इसका उच्चारण करेंगे। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे अपि। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, इनके योग में भी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। अभितः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, समया यानी समीप, निक्सा यानी निकट, हा, हा का अर्थ होगा हा या सोकार्थक में इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में है प्रति, और प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। और ये सारी जो विभक्तियां हैं कौन सी विभक्तियां कहलाएगी? उपपद विभक्ति। तो सबसे पहले हम इन सभी को विस्तार से लेते हैं। पहला नियम था अपना इसी में, अभितः में, अभितः, अभितः का क्या होगा? दोनों। उदाहरणों के माध्यम से इनको समझ रहे हैं। तो अभितः यानी दोनों। उदाहरण के लिए लिखेंगे हम राजमार्गम अभितः वृक्षः सन्ति। राजमार्गम अभितः वृक्षा सन्ति यानी राजमार्ग के अभितः यानी दोनों ओर, वृक्षा यानी वृक्ष, सन्ति यानी है। अब देखिए वाक्य में कौन से पद का प्रयोग हुआ है? अभितः का। तो यहाँ अभितः के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय। समझ में आ रहा है? अभितः के योग में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। तो जब हमारा कारक प्रकरण से प्रश्न पूछा जाता है कि पद में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है, ये पूछा जाता है वाक्य में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है। तो हम यहाँ जब उसका उत्तर देंगे तो हम लिखेंगे अभितः योगे द्वितीय विभक्ति। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। उसके बाद में है अपना परितः। परितः का अर्थ क्या बताया था हमने? चारों ओर। परितः यानी चारों ओर।
और प्रीतः के योग में भी कौन सी विभक्ति? द्वितीया। प्रीतः के लिए उदाहरण देखेंगे हम। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव में परितः यानी चारों ओर क्या है? क्षेत्र है। गांव के चारों ओर क्या है? क्षेत्र है। तो यहाँ परितः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीया। उसके बाद में अपना समया, अभितः परितः समया। समया का अर्थ क्या कर रहे हैं हम? समीप अर्थ में प्रयोग करेंगे, समीप अर्थ में। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं विद्यालयम समया राजमार्ग है अस्ति। विद्यालय के समीप क्या है? राजमार्ग है। तो हमारे विद्यालय के समीप भी राजमार्ग है। तो यहां पर भी कहा कि विद्यालयम समया राजमार्ग है अस्ति। तो यहां समया के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीया। उसके बाद में है निक्सा। निक्सा यानी निकट या समीप। इसी उदाहरण का हम यहां प्रयोग कर सकते हैं। विद्यालयम निक्सा, समया के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे? निक्सा का। विद्यालयम निक्सा राजमार्ग अस्ति या विद्यालयम निक्सा देवालय अस्ति। दूसरा उदाहरण आप लिखें तो लिख सकते हैं ग्रामम निक्सा देवालयः अस्ति। ग्रामम निक्सा देवालयः अस्ति। तो यहाँ निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीया। वाक्य का अर्थ हो जाएगा गांव के निकट क्या है? देवालय है। तो जहां पर अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति इनका योग दिखाई दे, वहां इन पदों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति। उसके बाद में अपना हा। निक्सा के बाद में क्या है? हा। हा का अर्थ क्या माना हमने? हाय। कौन से अर्थ में? शोकार्थक में, शोक प्रकट करने के लिए। जैसे मैं कहूं हा दुर्जनम, हा दुष्टम, तो वहां मैं शोक प्रकट कर रहा हूं कि वो क्या है? दुर्जन है या दुष्ट है। हा दुष्टम, हा दुर्जनम। तो यहां शोक प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ हा के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीया। जब भी आपको परीक्षा में पूछा जाए तो आपको केवल इन पदों के योग में यहाँ कौन सी विभक्ति बतानी है? द्वितीया। उसके बाद में रहा अपना प्रति। प्रति का अर्थ होता है की ओर, या ये भी कह सकते हैं और। उदाहरण हो जाएगा विद्यालयम प्रति छात्राः गच्छन्ति। विद्यालयम प्रति छात्राः गच्छन्ति। तो यहाँ विद्यालय में प्रति के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय विभक्ति। एक बार हम पुनः इसका रिवाइज करेंगे। उपपद विभक्ति के बारे में हमने जाना कि किसी विशेष पद को आधार मान करके की जाने वाली विभक्ति क्या कहलाती है? उपपद विभक्ति। उसके बाद में इसको हमने समझने के लिए देखा अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अभि, यानी अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति। साथ साथ आप भी इनका उच्चारण करें तो जहां पर भी इनका प्रयोग होगा वहां कौन सी विभक्ति? द्वितीय। उदाहरण के अंदर हमने देखा अभितः, अभितः यानी दोनों ओर। राजमार्गम अभितः वृक्षः सन्ति। तो यहाँ अभितः योगे द्वितीय, परितः योगे ग्रामम पद में द्वितीय। परितः यानी चारों ओर। उसके बाद में समया, समया यानी समीप। तो यहाँ हमने उदाहरण लिखा विद्यालयम समया राजमार्ग अस्ति।
ग्रामम समया देवालय अस्ति, तो यहाँ समया योग है द्वितीय विभक्ति। उसके बाद में निक्सा, निक्सा यानी निकट या समीप, तो निक्सा योग है द्वितीय विभक्ति। पद उदाहरण हमने देखा, ग्रामम निक्सा देवालय है अस्ति, गांव के निकट क्या है, देवालय है। उसके बाद में हा का अर्थ स्वकारतक में, हायर्थ में हा दुष्टम हा दुर्जनम, हा के योग में यहाँ द्वितीय, विद्यालय की ओर छात्र जा रहे हैं, छात्राएं जा रही है, तो प्रति के योग में यहाँ कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय। विद्यालय प्रति छात्राः गच्छन्ति। आप ही ग्रीन बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप इसको लिख सके, समझ सके। बाकी पीडीएफ आपको दी जा रही है, वहां से भी आप इनको लिख सकते हैं। आगे हम इसी कड़ी में उपपद विभक्ति में पढ़ेंगे। आप लिखे, मैं लिखा रहा हूं, निम्नलिखित पदों के योग में भी सिलेबस के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं का जो अपना सिलेबस है उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो लिखेंगे आप, निम्नलिखित पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अधो लिखितानाम पदानाम योगे अपि द्वितीय विभक्ति। अधोलिखित जो पद है यानी जो निम्नलिखित पद हैं, उन पदों के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। सीधे आप लिखते जाएंगे, उभयत है। एक एक को हम समझेंगे, एक बार इनको लिख लेते हैं। सर्वत है, दिक, उपरी उपरी, अद्य अधि और अधो अध है। यानी जब वाक्य में उभयत है, सर्वत है, दिक, उपरी उपरी, अधो अध है और अद्य अधि इनका योग भी दिखाई दे, तो वहां पर इनके योग में भी आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। उभयत यानी होता है उभयत, उभयत यानी दोनों, जो हमने अभी तक अर्थ देखा था ना, वो ही अर्थ यहाँ प्रयोग में लाया जाएगा। सर्वता यानी सभी और, दिक यानी धिक्कार, ऊपरी ऊपरी यानी ऊपरी ऊपर, अद्य अधि यानी अंदर अंदर, और अधो अध यानी सबसे नीचे, सबसे नीचे। देखो बेटा, उपपद विभक्ति हम पढ़ रहे हैं, तो उपपद विभक्ति के अंदर पहला नियम हमने देखा था, अभितय परितय समया निक्सा आप प्रति योगे अपि, और उसी के बाद में हम उसी कड़ी में पढ़ रहे हैं उभयतः, सर्वतः, दिक, ऊपरी ऊपरी, अद्य अधि, अधो अध है। इन पदों के योग में भी आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, ऊपरी उक्ति पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय उपपद पढ़ रहे हैं, तो इन पदों के योग में भी जहां पर वाक्य में इनका प्रयोग किया जाएगा अभितय परितय की तरह, तो वहां पर भी इनके योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विद्यालयम उभयत है, वृक्षः सन्ति। विद्यालयम उभयत है, वृक्षा सन्ति, यानी विद्यालय के उभयत यानी दोनों ओर क्या है, वृक्ष है। तो यहाँ उभयत के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है,
द्वितीय सर्वतः, सर्वतः यानी सभी ओर। इसके लिए उदाहरण लिखेंगे हम, ग्रामम सर्वतः क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामम सर्वतः क्षेत्राणि सन्ति, गांव में या गांव के सभी ओर क्या है, क्षेत्र है। देखिए वहां उदाहरण आपको चेंज दिख सकता है, लेकिन आपको इन पदों में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो एग्जाम में आपको पेपर में यदि उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अद्योदय है या अभितय, परितय, समिया, निक्सा, हा, प्रति, इनका योग दिखाई दे, उदाहरण अलग हो सकते हैं, लेकिन वाक्य में इनका क्या होगा, योग होगा। तो वहां पर हम इनके योग में कौन सी विभक्ति बताएंगे, द्वितीय। दिक्, दुष्टम, दिक्, दुष्ट को क्या है, धिक्कार है। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपर, लोकम, ऊपरी ऊपरी, सूर्य है। अस्ति, लोक के ऊपरी ऊपर कौन है, सूर्य है ना, जिसका हम प्रतिदिन प्रातःकाल दर्शन करते हैं। तो लोक के ऊपरी ऊपर क्या है, सूर्य है। अद्योदि और अद्यधि, अद्यधि और अद्योदय, इन दोनों का भी उदाहरण हम देखेंगे। अंदर ही अंदर, तो लोकम, अद्यधि, हरि, अस्ति। लोकम, लोक के अंदर ही अंदर कौन है, हरि है। उदाहरण ने क्या कहा, अद्यधि, अद्यधि का अर्थ क्या हुआ, अंदर ही अंदर। अब अंदर ही अंदर का जहां पर प्रयोग होगा वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। तो यहाँ लोकम पद में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय। उसके बाद में हुआ अद्योदय है, अद्योदय यानी सबसे नीचे। तो भूमि, अद्योदय है, जलम, अस्ति। भूमि, अद्योदय है, जलम, अस्ति, यानी भूमि के सबसे नीचे क्या है, जल है। उदाहरणों को भी एक बार पुनः इनका रिवाइज करते हैं। निम्नलिखित पदों के योग में कौन सी विभक्ति, द्वितीय। उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी ऊपरी, अद्योदय, अद्यधि, इन पदों के योग में द्वितीय